हम उस विश्वविद्यालय में आए जिसमें मुझे प्रवेश लेना था। हम रुके, हम उसमें अंदर गए ताकि मैं उसमें अपनी पहुंच को दर्ज करा सकूं। साम्यवादियों के इस देश में हमारे मित्र अभी भी थे और मैं उन्हें ये सूचना नहीं देना चाहता था ताकि वे पहचाने ना जा सके, क्योंकि मैं नौजवान तिब्बती प्रतिरोध आंदोलन से काफी नजदीकी से जुड़ा हुआ था। हमने काफी सक्रियता के साथ तिब्बत में साम्यवादियों को रोका था। मैंने महाविद्यालय में प्रवेश किया। वहाँ 3 सीढ़ियाँ थी। मैं ऊपर चढ़कर एक कमरे में गया। यहाँ एक मेज थी जिसमें 4 टांगों से समर्थित एक विशिष्ट प्रकार के एक लकड़ी के छोटे प्लेटफॉर्म में से एक के ऊपर, जिसमें उसकी पीठ को सहारा देने के लिए 2 खंभे और एक आड़ी पट्टी लगाई गई थी, एक चीनी नौजवान बैठा हुआ था। बैठने का क्या आलसी तरीका है, मैंने सोचा। मैं कभी इस तरह से व्यवस्थित नहीं हो सकूंगा। वह काफी खुशगवार नौजवान दिखाई देता था। वह नीले रंग के लाइनन को, जैसा लगभग सभी चीनी पहनते थे, पहने हुए था। उसके पल्ले पर एक बैच लगा हुआ था जो ये सूचित करता था कि वह महाविद्यालय का कर्मचारी है। मुझे देखकर उसकी आंखें काफी चौड़ी खुली, उसका मुंह भी खुलने लगा। तब वह खड़ा हुआ और जब वह झुका तो उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे। मैं यहाँ के छात्रों में से एक हूँ, मैंने कहा। फुटाला लामा मठ के मठाध्यक्ष के एक पत्र के साथ में मैं तिब्बत में स्थित लहासा से आया हूँ, और मैंने वह लंबा लिफाफा आगे बढ़ाते हुए उसे दे दिया, जिसे मैंने यात्रा की अवधि में बहुत सावधानी पूर्वक संभाल कर रखा था। उसने यह मुझसे ले लिया और 3 बार झुककर कहा, आदरणीय मठाध्यक्ष। उसने कहा, क्या आप यहाँ बैठेंगे जब तक कि मैं यहाँ वापस नहीं लौटूं? हाँ, मेरे पास काफी समय है, मैंने कहा, और मैं पद्मासन की मुद्रा में बैठ गया। वह स्तंभित रह गया और उसकी उंगलियों में कुछ बेचैनी, व्यग्रता दिखाई दी। वह उठा और उसने थूक कटका। आदरणीय मठाध्यक्ष, उसने कहा, पूरी विनम्रता के साथ और अत्यंत गहन आदर के साथ, क्या मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ कि आप इन कुर्सियों के अभ्यस्त हो जाएं, क्योंकि हम महाविद्यालय में इन्हीं का उपयोग करते हैं। मैंने अपने पैर सिकोड़े और अत्यधिक डरते डरते उन भद्दी वाली युक्तियों में से एक पर बैठ गया। मैं व्यग्र होता रहा और व्यग्र होता रहा। शीघ्र ही मेरी पीठ में दर्द होना शुरू हुआ। तब मेरी गर्दन अकड़ गई और मैं अपने आपे से बाहर हो गया। क्यों, मैंने सोचा, इस कमबख्त देश में कोई आदमी ठीक से बैठ भी नहीं सकता, जैसे कि हम तिब्बत में बैठते थे, परंतु यहाँ हम जमीन से बैठने से रोक दिए गए थे। मैंने बगल में खिसकने की कोशिश की और कुर्सी चटकी, तड़पी और हिली, और उसके बाद मैंने उससे इस डर से की कहीं वो कुर्सी गिर न जाए, हिलने की कोशिश नहीं की। नौजवान वापस लौटा, मुझे दोबारा झुककर अभिवादन किया और कहा, प्रिंसिपल आपको मिलेंगे आदरणीय मठाध्यक्ष, क्या आप इस तरफ से आएंगे? उसने अपने हाथों का इशारा किया और अपने आगे चलने के लिए कहा। नहीं, मैंने कहा, तुम मुझे रास्ता बताओ, मैं नहीं जानता कि किस तरफ जाना है। वह फिर झुका और मेरे आगे हो लिया। मुझे ये सब इतना मूर्खतापूर्ण लगा। इन विदेशियों में से कुछ कहते हैं कि वे आपको रास्ता दिखाएंगे और फिर ये उम्मीद करते हैं कि आप ही उसका नेतृत्व करें। आप उनका नेतृत्व कैसे कर सकते हैं, जबकि आपको ठीक से यह पता ही नहीं हो कि किस तरफ जाना है। ये मेरा दृष्टिकोण था और अभी भी है। नीले रंग की पोशाक में नौजवान एक गलियारे में होकर मुझे ले गया और तब उसने लगभग आखिरी के एक कमरे का दरवाजा खटखटाया। दूसरी बार झुकने के बाद उसने मेरे लिए दरवाजा खोला और कहा, आदरणीय मठाध्यक्ष लोब्सांग रंपा। इसके साथ ही मेरे पीछे उसने दरवाजा बंद कर दिया और मैं कमरे में अकेला रह गया।
वहाँ एक बूढ़ा आदमी खिड़की के पास खड़ा था। एक बहुत खुशगवार बूढ़ा आदमी, गंजा और छोटी दाढ़ी वाला, एक चीनी व भयंकर रूप से भद्दी एक पोशाक पहने हुए था, जिसको मैं पहले देख चुका था, जिसको वे पश्चिमी ढंग कहते हैं। उसने नीले रंग की एक जैकेट पहन रखी थी, उसमें एक कॉलर था और रंगीन टाई थी। और मैंने सोचा कि कितनी खराब बात है कि इतने प्रभावशाली बूढ़े सभ्य मनुष्य को इतना सब फेरबदल करके इस तरह होना पड़ा है। अच्छा, तो तुम लोग संग्राम्पा हो? उसने कहा। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और मुझे तुम्हें यहाँ स्वीकार करते हुए सम्मान महसूस हो रहा है कि तुम यहाँ हमारे विद्यार्थी हो। तुम जो पत्र यहाँ लाए हो, उसके अलावा तुम्हारे बारे में एक पत्र मुझे पहले ही मिल चुका है और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारा पूर्व का प्रशिक्षण जो तुम प्राप्त कर चुके हो अपने स्थान पर बना रहेगा। तुम्हारे शिक्षक लामा मिंगेन रॉन्डिप ने मुझे लिखा है। कुछ साल पहले संघाई में मेरे अमेरिका जाने से पहले से मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा नाम ली है और मैं यहाँ प्रिंसिपल हूँ। मुझे बैठना पड़ा और शरीर संरचना से संबंधित मेरे ज्ञान को तथा शैक्षणिक विषयों के बारे में ज्ञान को परखने के लिए पूछे गए सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ा। वे सारी चीजें जो मायने रखती थी या धर्म ग्रंथों में मुझे दिखती थी, उनके बारे में उन्होंने कोई जांच पड़ताल नहीं की। मैं तुम्हारे स्तर से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, उन्होंने कहा, परंतु तुम्हें यहाँ बहुत कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि चीनी पद्धति के साथ साथ हम तुम्हें अमेरिकी चिकित्सा विधियाँ और शल्य चिकित्सा भी सिखाएंगे और तुम्हें दूसरे विषय भी पढ़ने होंगे जो तुम्हारे पाठ्यक्रम में इससे पहले शामिल नहीं थे। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ा हूँ और मुझे ट्रस्टियों के मंडल द्वारा काफी संख्या में नौजवान लोगों को अमेरिकी विद्याओं और उन तमाम तरीकों जो चीन के हालातों में चल सके एक प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ नियुक्त किया गया है। हम बीमारियों का पता लगाने की विधियों के ऊपर और अमेरिकी चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के आश्चर्य के ऊपर विचार करते हुए काफी लंबे समय तक बात करते रहे। विद्युत चुंबकत्व, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, इन सभी विषयों पर तुम्हें आधिपत्य करना होगा, उन्होंने जोड़ा। मैं तुम्हें ये सुझाव दे रहा हूँ कि चूंकि तुम कड़ी मेहनत करने के अभ्यस्त हो, अतः किसी भी दूसरे की तुलना में तुम दुगनी मेहनत के साथ पढ़ो और दो पाठ्यक्रमों को एक साथ लो, जिन्हें हम प्री मेडिकल कोर्स और मेडिकल ट्रेनिंग कोर्स कहते हैं। उन्हें एक साथ पढ़ो। अपने वर्षों के अध्ययन के अनुभवों के साथ तुम इसे अच्छी तरह करने में सक्षम होगे। हम एक नई चिकित्सीय कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। वो मेरी तरफ देखते हुए खड़े रहे। आप अध्ययन के मामलों में से कुछ में हमसे काफी आगे हैं, उन्होंने कहा। मैं अपने वार्तालाप के आधार पर कह सकता हूँ कि तुम कई मामलों में हमारे खुद के डॉक्टरों से आगे हो, परंतु फिर भी तुम्हें ये दो विषय जिनके संबंध में वर्तमान में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, पढ़ने पड़ेंगे।